आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित पाठ जो बितान के अंतर्गत है। पहला पाठ सिल्वर वेडिंग। लेखक है मनोहर श्याम जोशी। इनका जन्म 9 अगस्त 1933 को अजमेर में हुआ। इनकी मृत्यु 30 मार्च 2006 को दिल्ली में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं कसब, नेताजी कहन, कुरु कुरु स्वाहा। सबसे पहले पाठ का सारांश। प्रस्तुत कहानी के नायक यशोधर पंत जी होम मिनिस्ट्री में सेक्शन ऑफिसर हैं। वे बहुत कम उम्र में ही पहाड़ से दिल्ली आए। उन्हें किसंदा नामक व्यक्ति ने अपने घर में शरण दी थी। किसंदा के व्यक्तित्व का यशोधर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। किसंदा ने ही यशोधर की नौकरी अपने कार्यालय में लगवा दी। धीरे धीरे पदोन्नति के माध्यम से यशोधर जी सेक्शन ऑफिसर के पद पर पहुंच गए। यशोधर जी सामाजिक रीति रिवाजों को निभाने का हर संभव प्रयास करते हैं। वे संयुक्त परिवार में रह चुके हैं, अतः वह चाहते हैं कि उनका परिवार भी ऐसी सोच रखे, परंतु उनकी पत्नी और बच्चों की सोच बिल्कुल अलग है। उनके परिवार के लोग उनकी भावनाओं का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। उनकी शादी के 25 वर्ष पूरे होने पर कार्यालय के कर्मचारी, साथी, सहकर्मी दावत मांगते हैं, परंतु वे इन सभी चीज़ों को सही नहीं मानते। उनके परिवार के लोग भी उन्हें बिना बताए सिल्वर वेडिंग का आयोजन समारोह करते हैं। बच्चों द्वारा बहुत जोर देने पर भी वे केक काटने को तैयार होते हैं, परंतु केक या लड्डू नहीं खाते। उपहार में मिले गाउन को भी वे नहीं पहनना चाहते। उनका बड़ा बेटा कहता है कि इसको पहनकर दूध लेने जाया करो। उनको दुख होता है कि उनका बेटा ये नहीं कहता कि आपको दूध लेने जाने की आवश्यकता नहीं है, दूध वह ला देगा। इस तरह पुरातन और पाश्चात्य विचारों के द्वंद्व को इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। अब इस पर आपके लिए क्रियात्मक गतिविधि है। उस क्रियात्मक गतिविधि के अनुसार आपको यह कार्य करना है। नवीन एवं पाश्चात्य विचारों को भी समय के साथ अपनाना जरूरी है। इस विषय पर आप एक एक पैराग्राफ लिखेंगे। अगला प्रश्न, किसंदा का असली नाम क्या था? किसंदा का असली नाम पाठ में आपको पढ़ने को मिलेगा। उसका असली नाम था कृष्णानंद पांडे। यशोधर बाबू के व्यक्तित्व पर किसंदा का क्या प्रभाव पड़ा? यह प्रभाव देखा गया कि जिस प्रकार किसंदा जो सिद्धांतों के धनी थे, उसी प्रकार यशोधर बाबू भी उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए उन्हीं के अनुसार कार्य करने की शैली को अपनाए हुए। यशोधर बाबू अपनी संतान से असंतुष्ट क्यों थे? असंतुष्ट इसलिए थे क्योंकि संतान के विचार और यशोधर बाबू के विचार आपस में मेल नहीं खाते थे। यशोधर बाबू समय के साथ क्यों नहीं ढल सके? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु कृष्णानंद पांडे की
शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया और उसके अनुसार ही कार्य करते रहे। प्रश्न 5 से प्रश्न होता है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती हैं, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? इसका उत्तर है, यशोधर बाबू बचपन से ही माता पिता के देहांत हो जाने की वजह से जिम्मेदारियों के बोझ से लद गए थे। वे सदैव पुराने लोगों के बीच रहे, पले बड़े, अतः वे उन परंपराओं को छोड़ नहीं सकते थे। यशोधर बाबू अपने आदर्श किसंदा से अधिक प्रभावित हैं। आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं, जबकि उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती हैं। वह अपने बच्चों के आधुनिक दृष्टिकोण से प्रभावित हैं। वे बेटी के कहे अनुसार नए कपड़े पहनती हैं और बेटों के किसी मामले में दखल नहीं देती। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ परिवर्तित होती हैं, बदल जाती हैं, लेकिन यशोधर बाबू अभी भी किशंदा के संस्कारों और परंपराओं से चिपके हुए हैं। अब पाठ में एक प्रश्न आता है, बार बार एक बात कही जाती है, वह यह वह बात यह है कि जो हुआ होगा, इस कथन को बार बार दोहराया गया। वाक्य पाठ में पहली बार तब आता है जब यशोधर बाबू किसंदा के जाति भाई से उनकी मृत्यु का कारण पूछते हैं, और उसके उत्तर में जो उन्होंने कहा, जो हुआ होगा, यानी उनकी मृत्यु कैसे हुई है पता नहीं, लेकिन जो हुआ होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा, यानी पता नहीं। फिर यशोधर बाबू यही विचार करते हैं, जिनके बाल बच्चे ही नहीं होते, वे व्यक्ति अकेलेपन के कारण स्वस्थ दिखने के बाद भी बीमार से हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। यह भी कारण हो सकता है कि उनकी बिरादरी से घोर उपेक्षा मिली हो, इस कारण वे दुख से सूख सूख कर मर गए। किसंदा की मृत्यु के सही कारणों का पता नहीं चल सका। बस यशोधर बाबू यही सोचते रह गए कि किसंदा की मृत्यु कैसे हुई, जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था। अगला प्रश्न, इस कहानी से एक प्रश्न आता है, सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश बार बार प्रयोग किया जा रहा है, तो इस वाक्यांश का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ उस पर विचार करें, और इस वाक्यांश का उनकी व्यक्तित्व और कहानी कथन से क्या संबंध है। बाबू यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में सम हाउ इम्प्रॉपर शब्द का प्रयोग तकिया कलाम की तरह करते हैं। उन्हें जो अनुचित लगता है तब यह वाक्य कहते हैं, पाठ में सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भ में हुआ है। साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलने पर, यानी बड़ा बेटा जो है विज्ञापन कंपनी में उसको नौकरी मिल गई और उसको 1500 रुपये तनख्वाह मिलती है। इस बात को लेकर उन्हें आश्चर्य होता है और वे इसको कहते हैं समहाउ इम्प्रॉपर। स्कूटर की सवारी पर बच्चे कहते हैं, पिताजी जो हैं अपने दफ्तर के लिए स्कूटर लेकर जाएं, तो इसके लिए समहाउ इम्प्रॉपर कहते हैं। दफ्तर में सिल्वर वेडिंग की चर्चा जब होती है और दावत मांगी जाती है, तो इसको भी वो समहाउ इम्प्रॉपर यहाँ पर भी प्रयोग कर देते हैं। डीडीए फ्लैट का पैसा ना भरने पर जब उनको डीडीए का फ्लैट नहीं मिल पाता, तो इसके लिए समहाउ इम्प्रॉपर का प्रयोग करते हैं। खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा करने पर, छोटे साले के ओछेपन पर, केक काटने की विदेशी परंपरा पर, इन संदर्भों से स्पष्ट हो जाता है कि यशोधर बाबू सिद्धांतवादी हैं और वे भारतीय मूल्यों और मान्यताओं के विश्वासी हैं। आज भी बुजुर्ग लोग प्रायः इन बातों में यशोधर बाबू जैसा ही मत रखते हैं। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में
किसनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? यशोधर बाबू कहानी को दिशा देने में किसनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनका कहना अपने अधीनस्थ के प्रति व्यवहार, भारतीय मूल्यों में विश्वास, साधारण रहन सहन, धन दौलत के प्रति अनासक्ति आदि सभी किसनदा से प्रभावित होने के कारण है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई आदर्श या प्रेरक होता है। मेरे जीवन को दिशा देने में भी मेरी बड़ी बहन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे पढ़ाई लिखाई खेलकूद सभी में हमेशा आगे रहती थी। उन्हें देखकर मुझे भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती थी। वे समय समय पर मुझे मार्गदर्शन भी करती रही। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी में कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? इसका उत्तर है, इस पाठ के माध्यम से पीढ़ी के अंतराल का मार्मिक चित्रण किया गया है। आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। उनका उसूल पसंद होना दफ्तर एवं घर के लोगों के लिए सरदर्द बन गया था। यशोधर बाबू संस्कारों से जुड़े रहना चाहते हैं और संयुक्त परिवार की संवेदनाओं को अनुभव करते हैं, जबकि उनके बच्चे अपने आप में जीना चाहते हैं। अतः मेरे मत से पुरानी पीढ़ी को कुछ आधुनिक होना पड़ेगा और नई पीढ़ियों को परंपराओं और मान्यताओं का ख्याल रखना होगा, तभी दोनों में सामंजस्य हो सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आप किसे कहानी की मूल संवेदना कहेंगे और क्यों? एक, हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य। दूसरा, पीढ़ी का अंतराल। तीसरा, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। तो पहला आप देखें, आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। उनका उसूल पसंद होना दफ्तर एवं घर के लोगों के लिए सरदर्द बन गया था। यशोधर बाबू संस्कारों से जुड़ना चाहते हैं और संयुक्त परिवार की संवेदनाओं का अनुभव करते हैं, जबकि उनके बच्चे इन सबसे अलग रहकर अपना जीवन स्वतंत्र जीना चाहते हैं। पीढ़ी का अंतराल, सांस्कृतिक संरक्षण के स्वस्थ परंपराओं की सुरक्षा आवश्यक है। सांस्कृतिक संरक्षण के लिए स्वस्थ परंपराओं की सुरक्षा आवश्यक है, किंतु बदलते समय और परिवेश से सामंजस्य की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। तय मेरे मत से पुरानी पीढ़ी को कुछ आधुनिक होना चाहिए और नई पीढ़ी को परंपराओं और मान्यताओं का ख्याल रखना चाहिए, तभी दोनों में सामंजस्य हो सकता है। तीसरा है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। इस कहानी में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट है। बच्चे तो बच्चे, पत्नी भी बुढ़ापे में आधुनिका बननी चाहती है। तो सिल्वर वेडिंग जैसे अभारतीय उत्सव को मनाने में गर्व महसूस करते हैं। वे अपने पिता को आधुनिक रंग ढंग में ढलता हुआ देखना चाहते हैं। अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे बदलाव के बारे में लिखिए, जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा ना लगने का क्या कारण क्या है? तो आसपास जो बदलाव हो रहे हैं जिन्हें बुजुर्ग पसंद नहीं करते, वे कारण ये हैं। घर से विद्यालय जाने के लिए साइकिलें, मोटरसाइकिल का उपयोग, लड़कियां लड़कों का एक साथ बैठना, पढ़ना और मिलना जुलना, युवा लड़कों लड़कियों द्वारा अंग प्रदर्शन करना, देर रात तक पार्टियां करना, दिन भर कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल का इस्तेमाल करना। बुजुर्गों को यह सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब वे युवा थे उसमें संचार के साधनों की कमी थी। पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण वे युवावस्था में अपनी भावनाओं को काबू में रखते थे और अधिक जिम्मेदार होते थे। आधुनिक परिवेश के युवा बड़े बूढ़ों के साथ बहुत कम समय व्यतीत करते थे।
इसलिए सोच एवं दृष्टिकोण में अधिक अंतर आ गया है। युवा पीढ़ी की यही नई सोच बुजुर्गों को अच्छी नहीं लगती। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में अपने अनुभव और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। 1, यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। दूसरा, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं है, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। तीसरा, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित होगा। तो ये यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है पर पुराना छोड़ता नहीं है, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। यशोधर बाबू जैसे लोग साधारणतया किसी न किसी से प्रभावित होते हैं। जैसे यशोधर बाबू किशनदास से प्रभावित थे। ये परंपरागत ढर्रे पर चलना पसंद करते हैं तथा बदलाव पसंद नहीं करते तथा समय के साथ ढलने में असफल होते हैं। तीसरा, मेरे दादाजी पुराने विचारों से प्रभावित हैं और उन्हें भी नई चीज अपनाने में तकलीफ होती है, इस कारण वे हमसे दुखी रहते हैं, हमें भी दुख होता है। और पाठ के अंत में आपके लिए गृह कार्य, सिल्वर वेडिंग आधुनिक पारिवारिक मूल्यों के विघटन का यथार्थ चित्रण है। उदाहरण के माध्यम से इसका विवेचन कीजिए। और दूसरा है, आजकल पारिवारिक संबंधों में धन अधिक महत्वपूर्ण है, इसको स्पष्ट कीजिए। इसी के साथ आपका पाठ यहाँ पर पूर्ण होता है। आप अपनी शंकाएं जो इस पाठ से संबंधित हों उन शंकाओं को फोन द्वारा, पत्र द्वारा संपर्क करके अवश्य बताएंगे। आगामी ऑनलाइन कक्षाओं में आप इस पाठ से संबंधित शंकाओं को, जिज्ञासाओं को प्रस्तुत करेंगे, उनके समाधान किए जाएंगे। धन्यवाद।